हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री में आप लोगों का रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया तक समझा दिया था। आगे इस वीडियो में मैं आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल है, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। एक उदाहरण मैंने और दिया है, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण होता है। इसमें क्या है कि देखो ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही है और जो हाइड्रोजन है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो, तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। फिर है अपचयन अभिक्रिया। इसमें जस्ट उल्टा होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ चलती हैं तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है, कॉपर बनता है और जल, यानी Cu प्लस H2O। तो इसमें CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम मीथेन का दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है, इसमें मुक्त होती है, तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, तो इसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसमें हमें ऊष्मा इसमें क्या होती है, अवशोषित होती है। फिर इसके बाद है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो पहला है संरक्षण,
संचरण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षरित हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी काली पड़ जाती है, तांबे जो कापर है वो उस पर एक हरी लेयर चढ़ जाती है, तो ये सब संचरण के क्या है? उदाहरण है। इसके बाद है संचरित होने से रोकने के उपाय। तो पहला है यश दलेपन, फिर है विद्युत लेपन, और उसके बाद है पेंट करके संचरण से धातुओं को बचाया जा सकता है। तो इतने उपाय करके हम लोग किसी भी धातु को उसका संचरण होने से रोक सकते हैं। इसके बाद है विकृत गंधिका। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या परिवर्तन हो जाता है। इसे हम लोग विकृत गंधिका कहते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए वायु में किसी वस्तु को खुला छोड़ दें तो उसके स्वाद में और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिका कहते हैं। देखो, इसे रोकने के उपाय, पहला है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। या तो हम किसी वस्तु को क्या करें? फ्रिज में रख दें तो काफ़ी समय तक वह सुरक्षित रह जाती है, या फिर वायु के स्थान पे हम क्या करें? नाइट्रोजन गैस में अगर उसे हम रखें तब भी। और वायुरोधी बर्तन में अगर हम किसी वस्तु खाद्य सामग्री को रख दें तो वह काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती है। यहाँ तक मैंने देखो आपको समझा दिया है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।